पर एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमारे संस्कृति से संबंधित है और पश्चिमी देशों के जो सेक्स बाजारवाद के कारण हमारे युवाओं को विकृत मानसिकता की तरफ ले जा रहा है, उस पर एक चोट है। चूँकि हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2018 में LGBT के पक्ष में जजमेंट ज़रूर दे दिया है। उसके बाद ये पाया गया कि कुछ जज गे प्रकृति रखते थे, जो सोशल मीडिया और पत्रकारिता के माध्यम से आया। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह की बीमारी है। जैसे हमारे यहाँ कर्म इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, प्रजनन इंद्रियाँ हैं। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। किसी भी इंद्रिय में कोई विकार हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी गांव में लोग अंधे पैदा होते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता ये सामान्य है। वो भले उस गांव के लिए सामान्य हो सकता है, लेकिन संपूर्ण मानवीय व्यवस्था में लोग दो आँख के होते हैं। या मान लीजिए किसी गांव में लोग काने ही पैदा होते हैं किसी डिफेक्ट उसके कारण, किसी आनुवंशिक रोग के कारण, तो उसको नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, उसको रोग ही मानना उचित होगा। तो इसी दिशा में मेरा ये मानना है कि जो LGBT समुदाय में ट्रांसजेंडर के संबंध में तो ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से कुछ विविधताएं लेकर पैदा होते हैं। लेकिन अन्य जो हैं, लेस्बियन है, गे है या बाईसेक्सुअल में जो फीमेल का प्रचलन बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये तो मानसिक विकार है। कुछ लोग अप्राकृतिक सेक्स संबंध जैसे पशुओं के साथ आदि में भी बड़ी रुचि ले रहे हैं, ऐसा मुझे सोशल मीडिया से पता लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और उनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उनके जो भावात्मक असुरक्षा की भावना है महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर, जो अपने प्राकृतिक संबंधों को स्वीकार न करके कुछ दाएं बाएं की सरकारी नीतियों के कारण या आर्थिक प्रलोभन के कारण इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए या उनको स्वस्थ वातावरण देने के लिए आवश्यक है कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज उस पर सोचे। और मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपनी इस जिम्मेदारी को समझता हूँ, इसलिए जिम्मेदारी है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता हूँ और मुझे लगता है कि समाज अच्छा चले, क्योंकि ये काम अधिवक्ताओं का ही है कि वो कोई ऐसी बात जो समाज को दूषित कर रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञान में लाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि सरकार उस पर विचार नहीं करती है तो एक व्यवस्था दें। तो इस बात को मुझे उठाना पड़ेगा। मैं इस बात को कहने के लिए सक्षम हूँ, अधिकृत हूँ, इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ। आप भी इसको सुने और हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं ताकि भारतीय परिवारों को सुव्यवस्थित किया जा सके। सबका मंगल हो। इसी के साथ इसका आप ऑडियो वाचन मशीन के माध्यम से सुने, फिर बाकी अन्य चर्चाएं भी इसी के साथ जुड़ी रहेंगी। सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा की कलम से भारत की पारिवारिक संस्कृति और पश्चिमी विकृति का प्रतिरोध। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा सर्वोच्च न्यायालय के निकट अपनी जिम्मेदारी से बंधा इस लेख को अपनी कलम से लिख रहा हूँ। मेरा शोध भारत की प्राचीन पारिवारिक संस्कृति पर केंद्रित है, जो धर्म, कर्तव्य और संतुलन पर टिकी है। AI जैसे सॉफ्टवेयर मर्यादा के कारण कभी कभी शब्दों में तोड़ मरोड़ कर देते हैं, जिससे गंभीरता समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं अपनी बात को स्पष्ट, निष्पक्ष और सत्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। मेरा उद्देश्य सहयोगात्मक है, मशीन को सहायक भूमिका में रखते हुए शोध को मेरे नाम से प्रसारित करना। ये लेख मेरे शोध का अंग है, जो भारत की जड़ों को मजबूत करने के लिए है। भारत की संस्कृति परिवार को मूल इकाई मानती है। वेदों और पुराणों में बहुपत्नी या बहुपति विवाह को कुटुंब रक्षा के लिए स्वीकार किया गया, लेकिन ये स्वच्छंदता नहीं बल्कि धर्मानुसार संतुलन था। महाभारत का द्रौपदी उदाहरण स्पष्ट है। 5 पतियों से विवाह परिवार की निरंतरता के लिए, न कि व्यक्तिगत सुख के लिए। चाणक्य काल में राजमार्गों पर व्यापारियों की सुविधा के लिए विनियमित संस्थान बने, लेकिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रभाव से इन्हें प्रमुखता न देकर नैतिकता और अहिंसा पर जोर दिया। अशोक के शिलालेख पारिवारिक सद्भाव सिखाते हैं, अप्राकृतिक सेक्स या बाजारवाद को कभी बढ़ावा नहीं मिला।
पश्चिमी नारीवाद ने भारत में लिंग समानता का स्वागत किया, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा भी लाई। थर्ड वेव फेमिनिज्म 1970 से ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, जो एकल विवाह की बाध्यता में बदल गया। इससे पुरुषों में असुरक्षा पैदा हुई, आर्थिक शोषण का भय, भावनात्मक दूरी। टॉप बॉटम जैसी भूमिकाएं पश्चिमी किन कल्चर का हिस्सा हैं, जो असुरक्षा को सरेंडर, समर्पण में बदल देती हैं। नारी स्वच्छंदता ने स्त्री पुरुष संतुलन बिगाड़ा। हेटेरो संबंधों में समझ की कमी से लेस्बियन और गे संबंधों को सुरक्षित माना जाने लगा। ये बाजारवाद का जन्म है। आर्टिफिशियल प्लेजर पोर्न टॉयज ने परिवार तोड़े। पश्चिमी विकृति भारत में जड़ें जमा रही। धारा 377 हटने से स्वीकृति बढ़ी, लेकिन पारिवारिक बंधन कमजोर हुए। तलाक दर शहरी भारत में 13% तक पहुंच गई, जो पारंपरिक कुटुंब को चुनौती दे रही। महर्षियों ने इंद्रियों को विभाजित किया। कर्मेंद्रिय क्रिया, ज्ञानेंद्रिय जानना, जनेंद्रिय प्रजनन। किसी इंद्रिय में विकार हो सकता है, लेकिन इसे सहज स्वीकारना चाहिए, नॉर्मल न कहना। एक आंख न होना शारीरिक विकार है, वैसे ही अप्राकृतिक सेक्स पशु संबंध या बेस्टियलिटी विकार है। इससे नॉर्मल कहना विकृति को बढ़ावा देता। कुछ लोग पशुओं से संबंध बनाने में रुचि रखते हैं, लेकिन इसे सामान्य न मानना चाहिए। वेदों में इसे अनृत कहा। ट्रांसजेंडर को मैं स्वीकार करता हूँ, ये जन्मजात असहमति, जेंडर डिस्फोरिया है, चिकित्सकीय। लेकिन बाइसेक्सुअल को मानसिक विकार मानना उचित है। ये फ्लूइडिटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव से। गंजेड़ी या नशेड़ी को सामान्य न मानना सही, वैसे ही अप्राकृतिक उन्मुखियों को। जज की कुर्सी पर नशेड़ी या गे होना पक्षपात का प्रमाण हो सकता है, लेकिन न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए। मेरा शोध यही कहता है, भारत को अपनी जड़ों से लौटना चाहिए। धर्म और परिवार बाजारवाद से ऊपर। पश्चिमी विकृति को अस्वीकार करें, विकार को चिकित्सा से ठीक करें। सहयोगात्मक भूमिका में रहें, शोध को तोड़ मरोड़ न दें। इस तरह से मैं ये देखता हूँ कि भारत में जो पश्चिमी सेक्स बाजारवाद है, और इसमें बहुत से युवा बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि परिवारों का उनको समर्थन प्राप्त नहीं है। उन्हें अपनी पारिवारिक संस्कृति का पता नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम से टूटकर एकल फैमिली में आ गए हैं। माँ को अपनी संस्कृति का पता नहीं, पिता को अपनी संस्कृति का यदि पता हो भी तो वो 12 घंटे ड्यूटी में फंसा है। वो बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे पाता। लड़कियों में जो प्रतियोगिता की भावना विकसित कर दी गई, ना वो ना भाई को सम्मान देती हैं, ना पिता को सम्मान देती हैं, या घर में अन्य लोग हैं ना उनको सम्मान देती हैं। वो बॉयफ्रेंड की तरफ जा रही हैं। बॉयफ्रेंड भारतीय संस्कृति में कभी नहीं रहा, क्योंकि बॉयफ्रेंड एक बाहर का व्यक्ति है जो आपका सिर्फ यौन शोषण करके छोड़ देगा। उसकी भावात्मक आपकी इज्जत को उछालेगा, आपके परिवार की इज्जत को उछालेगा, जो आपको बाजार की वस्तु बनाकर छोड़ देगा। आदि चीज़ें सम्मिलित थी। इसलिए भारत में हमेशा भाई को संरक्षण के रूप में देखा गया। और संरक्षण क्या, संरक्षण किसको कहा जाएगा? केवल बाहर 4 लोगों के से बचा लेना ही संरक्षण नहीं। अगर उसकी जो भी आवश्यकता है उनकी प्रतिपूर्ति करना ही संरक्षण है। तो इसलिए भाई के संबंध को बहुत ही गहराई से देखा गया। और चूंकि इसमें शुचिता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक था कि एक समय से विवाह कर देने को भी प्राथमिकता दी गई। लेकिन किसी कारणवश अगर मान लीजिए पति पत्नी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और दूसरा पक्ष जो है एकल रह जाए, तो विभिन्न समुदायों में, जैसे उच्च जातियों में अलग व्यवस्था थी, निम्न जातियों में अलग व्यवस्था थी, क्योंकि उस लड़की को या लड़के को परिवार से जोड़े रखने के लिए अन्य अंतर संबंध स्थापित किए गए। जैसे उच्च जातियों में नियोग प्रथा और निम्न जातियों में बिछिया प्रथा। तो बिछिया प्रथा जो है भाई के साथ जो विधवा बहन है उसको सेक्स संबंध स्थापित करने की स्वीकृति देता है। इसी तरह से उच्च जातियों में नियोग प्रथा जो थी, वो भाई जो देवर जेठ के साथ जो है सेक्स संबंधों को स्थापित करने की, सेक्स आवश्यकताओं की पूर्ति की स्वीकृति देती थी। परंतु बाद में ये कल्चर पश्चिमी संस्कृति के कारण, पश्चिमी कानूनों के कारण वो भारत में 200 साल जो अंग्रेज़ों का राज रहा, उनकी तो मुख्य नीति थी फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने भारतीय परिवारों को अच्छे से तोड़ा, और अच्छे से तोड़ा तो परिवार कमज़ोर होने लगे, एक दूसरे के साथ कोई खड़ा। 1857 की क्रांति के बाद ये लोग इतना डर गए और उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसमें परिवारों को आसानी से तोड़ा जा सके, और वो उन्होंने किया।
तो इसलिए हमें इसको पुनर्विचार करना पड़ेगा और इसको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए, बचाने के साथ साथ पारिवारिक प्रेम को बचाने के लिए। बच्चा तो औरत ही पैदा करेगी, वो बाहर की आके पैदा करे या घर की आके पैदा करे, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन बाहर आके जो औरत आएगी वो परिवार में वो सभी सदस्यों के साथ उस प्रेम भाव से नहीं रह सकेगी। हमारे निकटवर्ती संबंधों की अगर कोई औरत होगी, कोई लड़की होगी, वो परिवार में आएगी तो उस पारिवारिक कस्टम को समझेगी, उस परिवार के सम्मान को समझेगी। आज सामान्यतः जो अंतरजातीय विवाह हो जा रहे हैं, दूसरी जातियों में हो जा रहे हैं, खासतौर से उच्च जातियाँ जो दलितों के अधिकारी होते हैं उनसे कर देते हैं विवाह। मैंने बहुत से लोग हमारे बड़े निकट हैं, हमारे परिवार के भी कुछ लोग निकट में हैं, मैंने पाया है कि उच्च जाति की लड़कियां तो मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ दामाद से ज़्यादा लड़की के मायके में और कोई नहीं जा सकता, और दामाद को भी दिखाया जाता है कि वो बड़ा ऊंची जाति का है, निम्न जाति का नहीं है। इस तरह से एक झूठ की परंपरा विकसित होती है और जिसका आधार झूठ पर टिका हो वो समाज के लिए कभी भी फेथफुल नहीं होता। इसी प्रकार जो लड़की उच्च जाति से आती है उसने अगर सास के पैर छू लिए बहुत बड़ी बात है। अन्य परिवार के लोगों के पैर छूना या अन्य जो परंपराएं कस्टम की है उसको अडॉप्ट करना उसके लिए मुश्किल होता है, तो वो अपने जो नौकरीशुदा पति है उसको लेकर साइड आउट हो जाती है, एकल परिवार में रहना पसंद करती, सास ससुर या देवर या जेठ नंद वगैरह जो उन रिश्तों को प्रमुखता नहीं देती है। इस तरह से जो विवाह संबंध बेसिकली सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए थी, दो परिवार जुड़ते थे, वो परंपराएं विकसित नहीं हो पा रही हैं। और अब तो इसमें एक नई चीज़ आ रही है, अब तो जो एकल परिवार हैं उनको भी तोड़ने के लिए जो रणनीति अपनाई गई है, जो कुछ मंद बुद्धि के जजों ने हमारे इस तरह के जजमेंट दे दिए हैं कि बगल में वह आप सो रही बैठी पत्नी को भी पति रोक नहीं सकता अगर वो किसी के साथ फ्लर्ट कर रही है और पति को तवज्जो नहीं दे रही। तो क्या अल्टीमेटली एक साथी तो चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाए, चाहे वो उससे मिल जाए, लेकिन फिर परिवारों का अस्तित्व क्या रहेगा? हम अगली पीढ़ी को देने क्या जा रहे हैं? जो पश्चिम जगत में जो मानसिक विकार हैं, जो स्तन कैंसर हैं और दुनिया भर के जो शारीरिक बीमारियां हैं जो सेक्स से उत्पन्न होती हैं, अवसाद आदि की, तो वो सारी चीज़ें अपनी जड़ें जमाएंगी और सेक्स बाजारवाद के साथ साथ चिकित्सा व्यापारवाद का एक बहुत बड़ा स्थान बढ़ जाता है। बाकी बहुत से जो व्यापार, एक कृत्रिम व्यापार खड़ा किया जा रहा है। एक तो ज़रूरत का व्यापार होता है जो मान लीजिए औरतों से संबंधित होता है, लेकिन एक अनावश्यक मांग उत्पन्न की जा रही जो सेक्स बाजारवाद के कारण हो रही है, तो इसको देखना पड़ेगा। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मेरा मुख्य विषय है आर्थिक समानता, लेकिन आर्थिक समानता के विषय पर हम तभी बात कर पाएंगे जब परिवार स्ट्रक्चर को भी ठीक करें। इसीलिए 1 अगस्त में होने वाली घटना के बाद मैंने क्या कहते हैं अपने आर्थिक आंदोलन को, आर्थिक समानता के आंदोलन के साथ परिवार व्यवस्था को लिया। मैं अभी भी जो है जो भारतीय संविधान में दिया गया सामाजिक समानता, मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं पारिवारिक समानता और पारिवारिक समृद्धि पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। जो पॉलिटिकल विषय है मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। वो उनके आपस के अंतर्द्वंद हो सकते हैं, वो अलग बात है। अगर वो कभी हमसे इस पर विचार विमर्श करेंगे तो मैं उसके लिए भी मार्गदर्शन कर दूंगा, परंतु मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भूमिका निभाने से अवॉइड करूंगा। इसी तरह से जो सामाजिक संगठन, जो कुछ इस तरह के सामाजिक संगठन हैं जो पूरे समाज को साथ ले कर चलने का प्रयास कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, मैं दोनों से बचने की कोशिश करूंगा। मैं जो जातियां, प्रमुख जातियां हैं, जैसे हमारे जो नाना इसमें समाज कल्याण विभाग में थे, उन्होंने कहा कि चमार जो है वो 64 उपजातियों के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से 64 जो उपजातियाँ, मैं तो चाहूँगा सबसे पहले चमार जाति जो है वो एकीकृत हो जाए। इस दिशा में मेरा प्रयास है। ये प्रयास तभी सफल होगा जब इसमें आप लोगों का भी सहयोग होगा। हम आपसे सहयोग का आह्वान करते हैं। आप हमारा बारे में भली भांति जानते हैं। मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 93 35 12 20 64। आप इस पर कभी भी संपर्क करके हमसे आगे की चर्चा कर सकते हैं, रोड मैप तैयार कर सकते हैं। मुख्य विषय है कि आर्थिक समानता कैसे है, और आर्थिक समानता के लिए ज़रूरी है कि जो आर्थिक प्रतियोगिता लोगों के दिलो दिमाग पर भरी हुई है, इस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी
वाणी को विराम देते इति। हैं, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक चिंतक अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा फोल्डेड हैंड्स। जय कुटुंब, जय भारतीय संस्कृति।